गुड मॉर्निंग। आपने फर्स्ट डे पढ़ा था शैक्षिक प्रशासन में, आपका ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है और इसमें आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था लूथर गुलिक के बारे में। उसी के आगे है ये शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन इसमें एक टॉपिक है संस्थागत नियोजन, यानी कि प्राइवेट संस्थाएं। तो इसमें संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के तहत इस चैप्टर के तहत हम टॉपिक पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन और प्रबंधन। संस्थागत नियोजन और प्रबंधन इसके तहत पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एक्ट। संस्थागत नियोजन और प्रबंधन। अब संस्थागत नियोजन क्या होता है? जैसे संस्थागत नियोजन से हमारा तात्पर्य किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास के लिए, अपने हित के लिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो योजना बनाकर काम किया जाता है, उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जो हम स्कीम बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं और उसमें खुद का प्रॉफिट सबसे पहले नंबर पर देखते हैं, उसको हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। इसमें सामूहिक रूप से सतत प्रयास करके काम को किया जाता है। अलग अलग जो थिंकर हैं इसको अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। एक थिंकर हैं R.K. शर्मा। इनके अकॉर्डिंग संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को उसके समय विकास के लिए बनाई जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी संस्थागत प्लानिंग होती है या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो भी बनाई जाती है वो अपने हितों को साधने के लिए बनाई जाती है और अपने हितों के साथ साथ यहाँ पर समाज का और देश का हित भी होता है। आप वैसे भी देख सकते हैं किसी भी समाज में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसी संस्था है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रशासन की, शैक्षिक संस्था की। तो शिक्षा के क्षेत्र में निजी व्यक्तियों के प्रयासों के द्वारा जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है उसको हम संस्थागत स्कीम या प्रबंधन या नियोजन कहते हैं। इसके तहत आपके बहुत सारे प्राइवेट या संस्थागत विद्यालय भी आ जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका लक्ष्य क्या होता है, किन लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये अपनी स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। तो इनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ उन विशेषताओं को हम देखते चलते हैं। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, आप इसको इसका विशेषताएं भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, इसकी मेरिट्स भी कह सकते हो। क्योंकि ये मेन पॉइंट है जिसको ध्यान में रखकर किसी भी संस्था अपने काम को आगे बढ़ाती है या अपने संस्था को वो लॉन्च करती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पर आ जाएगा
लक्ष्य निर्देशन। कोई संस्था अपने आप को क्यों स्थापित करना चाहती है, उसके पीछे का उसका लक्ष्य क्या है, यानी कि उसका कोई टारगेट होगा अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का विकास करना, लोगों तक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो उसका अपना एक टारगेट होगा, उसका अपना एक लक्ष्य होगा, यानी कि लक्ष्य निर्देशन। और अगला है उपयोगिता। उपयोगिता से तात्पर्य है कि किसी काम को करने की उपयोगिता क्या है। अगर जो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री स्थापित की गई है तो उसके अपने लक्ष्य क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। अगला है आवश्यकता पर आधारित। देखिए, जहां पर जिस चीज की जरूरत ना हो वहां पर अगर जो उस चीज को पहुंचा दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास किस चीज की कमी है, या यहाँ पर पर्याप्त विद्यालय है या नहीं है, प्राथमिक विद्यालय है या नहीं है, माध्यमिक विद्यालय है कि नहीं है, कोई उच्च शिक्षण संस्थाएं है या नहीं है, प्रशिक्षण संस्थाएं है या नहीं है। तो जहां पर हम अपने क्षेत्र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर उस विद्यालय को स्थापित करते हैं। तो अगर जो वहां पर उस चीज की डिमांड ही नहीं रहेगी तो उसकी उपयोगिता ही क्या रहेगी। तो आवश्यकता के आधार पर किसी भी संस्था को स्थापित किया जाता है जिससे आगे चलकर उसमें लोगों के सहयोग के आधार पर और बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। अगला है साधनों का दोहन। दोहन का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक किसी चीज को यूज करना। आप देख सकते हैं जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वहां पर जितने भी साधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उनका पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। आप वैसे भी देख सकते हो जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट विद्यालय के टीचर को देख लीजिए और प्राथमिक और ये प्राइवेट विद्यालय के टीचर को देख लीजिए, दोनों के पढ़ाई का रेशियो देख लीजिए, दोनों को छात्रों को सिखाने का तरीका देख लीजिए, उनके वर्क एक्सपीरियंस में और उनके वर्क एक्सपीरियंस में दोनों में बहुत ही डिफरेंस होगा। और यहाँ पर चाहे वो संसाधन भौतिक हो चाहे मानवीय हो, दोनों ही संसाधन का पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है। अगला है प्रजातंत्र। प्रजातंत्रात्मकता से मतलब ये है कि यहाँ पर शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र सबके सहयोग से एक सकारात्मक माहौल बनता है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक प्रजातंत्रात्मक माहौल बनता है और जहाँ पर हम अपने इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाते हैं। अगला है सहयोग पर आधारित। कोई भी संस्था, कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कीम तब तक वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसमें सहयोग करने वाले लोग ना हो। अगर जो उसमें सहयोगियों का कम अभाव होगा, सहयोग से ज्यादा विरोध करने वाले होंगे, तो वो संस्था पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी जितना कि वो उसका अपना लक्ष्य है। अगला है प्रेरणादायक। किसी भी संस्था में किए गए काम और वहां से मिलने वाली प्रशंसा और वहां से मिलने वाले लाभ, ये उसमें वर्क करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, वो उनके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करते हैं और उससे मोटिवेट होकर समाज के अदर लोग भी उससे एक तरीके से अपने आप को वहां पर दिखाते हैं कि हाँ, हमारे द्वारा किया गया काम एक तरीके से सकारात्मक है और उससे अदर लोग भी मोटिवेट होते हैं। अगला है समय नियंत्रित।
समय नियंत्रण से मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं, जितने भी आवश्यकता अनुसार जो चीजें हैं, उसमें समय, उसका टाइमिंग एक फिक्स होता है, चाहे वो योजनाएं आप लॉन्ग टाइम के लिए बनाएं चाहे शॉर्ट टाइम के लिए बनाएं। तो यहाँ पर उसका एक फिक्स टाइम निर्धारित होता है। वैसे भी इसको एक आप जो इसके टाइप है एजुकेशन के, उसके तहत आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीजें होती है एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित टाइम टेबल होता है और जिसके तहत वहां पर चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है। अगला है यथार्थ। यहाँ पर चीजें बिल्कुल वास्तविक होती है, रियल होती हैं, उसमें वास्तविकता का अभाव नहीं होता है, पूरी तरीके से वास्तविक चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको पूरा करिए, इसके आगे का टॉपिक इसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। थैंक्स।